चलो शुरू करें आज का सेशन। तो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। तो आई थिंक कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया था, वो क्वेश्चन भी डिस्कस करना था। उससे पहले एक कंडक्टर वाला डायग्राम देख लो जो कल मैं आपको बता रहा था। देखो, मैग्नेटिक कंडक्टर आप ऐसा मान सकते हो ना, इलेक्ट्रिक कंडक्टर का डुअल होता है। मैग्नेटिक कंडक्टर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है विच यू कैन कंसिडर इट टू बी द डुअल ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्टर। फाइन। ये देखिए, पीईसी का मतलब परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर, पीएमसी का मतलब परफेक्ट मैग्नेटिक कंडक्टर। तो अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक कंडक्टर याद रखना है, ठीक है। मैग्नेटिक कंडक्टर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इमेज दोनों में बनेगी। इमेज सिर्फ इसकी आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि सपोज हम लोग इसकी बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे मैं देता हूँ कि ये जा रहा है आपका करंट ऊपर, ये जा रही है आपकी करंट इधर। इसको अगले पेज में बनाना पड़ेगा क्या? चलो अगले पेज में बनाते हैं, यहाँ पे जगह नहीं। ठीक है, तो सपोज मैं आपको पीईसी देता हूँ, परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, ऐसा कुछ आपको दिया है और सपोज आपकी करंट फ्लो रही है ऐसे, सोर्स है ये, और एक ऐसे। तो बस इसकी इमेज के बारे में अंदाजा लगाना है। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा होगा? प्लस से माइनस। ये कहाँ से कहाँ जा रहा होगा? प्लस से माइनस। देख लो, बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, समझ आया ना? तो इसकी इमेज कैसे बनेगी बताना, इस प्लस वाले की ये माइनस, और इस माइनस वाले की ये प्लस। देखो, करंट के डायरेक्शन में कोई फर्क आया क्या? डायरेक्शन में तो कोई फर्क है नहीं। अगर डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं है तो अल्फा कितना रहेगा? दोनों के बीच में जीरो रहना चाहिए। यहाँ पे देख लो, ये माइनस, ये प्लस। तो यहाँ पे जो अभी आपका बनेगा वो तो प्लस से माइनस हो गया ना, तो यहाँ पे अल्फा कितना आ जाएगा? पाई का गैप आ जाना चाहिए दोनों के बीच में। ठीक है, वही चीज यहाँ पे दे रखा है। तो ये बेसिकली ना आपको दे रखी है इलेक्ट्रिक करंट, और ये आपको उसने दे रखी है इलेक्ट्रिक करंट। तो कहने का मतलब ये है, ये देखो यही बोल रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक। मैग्नेटिक मैग्नेटिक का मतलब ये हो गया कि जस्ट वो इसी के डुअल की बात कर रहा है। मतलब अगर मैग्नेटिक चार्जेस होते, वैसे तो मैग्नेटिक चार्जेस होते नहीं है, बट अगर मैग्नेटिक चार्जेस होते और मैग्नेटिक चार्जेस फ्लो करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक चार्जेस आपका एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इस वजह से मैग्नेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें यहाँ पे आप देख रहे हो ना, वो सारे के सारे हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। तो कल कोई पूछ रहा था ना कि मैग्नेटिक वाली इमेज कैसे बनेगी, तो आपको शायद पता होगा कि मैग्नेटिक चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक का मतलब ही होता है अगर कोई सोर्स है तो वो डाइपोल होना ही पड़ेगा, है ना। तो मान लो मैं यहाँ पे मैग्नेटिक मोनोपोल लेते हैं, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कशन। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इतना ही आपको पता होना चाहिए। बाकी जितनी चीजें दे रखी हैं वो फालतू की चीजें, अपने काम की चीज है नहीं। फिर भी देख लो, बाय द वे अगर आप लेते मैग्नेटिक इमेज प्लस से माइनस, तो इसकी इमेज प्लस ही बनेगी, इसकी इमेज माइनस ही बनेगी। ये कौन सा सोर्स आप ले रहे हो? मैग्नेटिक सोर्सेज ले रहे हो, या मैग्नेटिक मोनोपोल्स आप कंसिडर करो, या मैग्नेटिक चार्जेस आप कंसिडर करो। समझ गए? तो इनकी इमेज ऐसी ही बनेगी। तो अगर आप यहाँ पे इमेज बनाओगे प्लस माइनस, तो इस प्लस की इमेज प्लस ही बन जाएगी, इस माइनस की इमेज माइनस ही बनेगी। इसका सिंपल सा तरीका होता है ना, आपको दोनों के बीच में रिलेशन देखना। ये देखो, ये प्लस से माइनस किया इधर, ये ऐसा होता है, बट ये हमारे किसी काम के है नहीं। तो देख लो यहाँ पे भी ऐसे ही बना होगा, दिख रहा है आपको? इसमें इसकी इमेज सेम डायरेक्शन है, इसकी इमेज ऑपोजिट डायरेक्शन। तो होता क्या है कि ये दोनों, ये जो होते हैं ना, ये मैग्नेटिक चार्जेस होते हैं। मैग्नेटिक चार्जेस आर
हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक चार्ज जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, जो भी होते हैं सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। अब अगर सेम चीज को आप एक एक इमेजिनरी परफेक्टली मैग्नेटिक कंडक्टर लेके आना चाहते हो, कंडक्टर जितने भी होते हैं वो सारे परफेक्टली इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक कंडक्टर जैसी कोई बात नहीं होती। अगेन द रीजन इज सेम, क्योंकि हम लोग कभी भी मैग्नेटिक चार्जेस की बात नहीं कर सकते, और कंडक्टर का मतलब भी क्या होता है कि वो चार्ज स्टोर करना चाहिए ना। कंडक्टर का मतलब होता है कि उसको चार्ज स्टोर करना चाहिए, परफेक्टली मैग्नेटिक कंडक्टर, ठीक है। बट स्टिल अब जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं, अब वो क्या पढ़ के क्वेश्चन बनाते हैं, कहाँ तक का सिर्फ पेज खुलता है और पता लगा उसी पे क्वेश्चन बन गया। तो बेटर है कि हम देख ही लेते हैं एक बार कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वैसे क्वेश्चन इस पे देना नहीं चाहिए। इस कॉन्सेप्ट पे कंडक्टर का मतलब ही बाय डिफॉल्ट सारी चीजें फिक्स होती हैं, बट अगर दे देता है तो आप क्या करोगे, ये इलेक्ट्रिक ये मैग्नेटिक उल्टा हो गया, तो आप इमेज भी उसी हिसाब से बना लो, प्लस की इमेज प्लस बना दो, माइनस की इमेज माइनस बना दो, इलेक्ट्रिक के केस, है ना। और सपोज ये प्लस और माइनस इधर जा रहा है, तो प्लस का प्लस बना दो, माइनस का माइनस बना दो, ऐसा। मैग्नेटिक के केस में क्या करोगे, इसमें इस प्लस का माइनस बनाना, इस माइनस का प्लस बनाना, क्योंकि अब कंडक्टर मैग्नेटिक है। चार अब करंट वगैरह फ्लो करा दो, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, यहाँ पे प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, यहाँ पे प्लस से माइनस, प्लस से, देख लेना शायद ये इसमें भी यही बना, देख लो वही बना, समझ आया ना। तो अब देखो ये अगर देखा जाए तो ये बैलेंस का ही एक पेज है जिसका मैंने ये स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो आइडियली देखो हमारे हमारे लिए है ना, सिर्फ इतना हिस्सा काम का होना चाहिए, इसके बाहर उसको कुछ देना नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीजें हाइपोथेटिकल, समझ रहे हो ना। तो केवल हमको इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इलेक्ट्रिक चार्जेस की इमेजेस। अब ना तो हमें मैग्नेटिक कंडक्टर के बारे में कुछ पता, ना ही मैग्नेटिक पॉइंट चार्जेस के बारे में कोई आइडिया होता, समझ गए ना। तो ओनली दिस मच ऑफ पोर्शन विच इज, तभी देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक कंडक्टर दिया ना, यहाँ पे उसने कुछ डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे तो बोल रहा है कि ठीक है सिग्मा इन्फिनिटी ले लेंगे, यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं करा क्योंकि वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक चार्जेस का स्टोरेज नहीं चलता है। सो ऑल इन ऑल आप इतना याद रखो कि अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टर दे रखा है तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की इमेज बनाना, मैग्नेटिक की मत बनाना, और अगर मैग्नेटिक दे रखा है तो मैग्नेटिक चार्जेस की इमेज बनाना, इलेक्ट्रिक की मत बनाना। मत बनाने का मतलब है कि अगर प्लस है तो उसको प्लस ही रहने देना, माइनस है तो माइनस ही रहने देना। सो आई होप अभी तक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, आ गया पूरा समझ में। अब चलो कल वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जो कल वाला क्वेश्चन। तो जहां तक मैंने आपको बताया ना, सिर्फ ये हिस्सा आपने काम किया, दिस इज समथिंग विच वी नीड, दिस इज इंपॉर्टेंट। इमेज का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि 180 डिग्री की गैप आ ही जाएगी, इमेज तो डिपेंड करेगा कि बनती कैसे है। कल हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे, शायद ये क्वेश्चन था, तो चलो कैलकुलेट कर लो आंसर इसका। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है इनफाइनाइटली सिंपली स्मॉल डाइपोल इन फ्री स्पेस, मतलब हर्ट्जियन डाइपोल की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन फार फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू दिस। तो प्रोपोर्शनल तो क्या, हमें तो पूरा एक्सप्रेशन ही याद है, दिस बिकम्स जे ईटा आई नॉट अपॉन 4 पाई एल डी एल बीटा डी एल साइन थीटा, बीटा डी एल साइन थीटा e टू द पावर माइनस जे बीटा। इसमें से बोल रहा है कि बाकी सब हटा दो, और चाहो तो आप बोल सकते हो कि दिस सेगमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस जे बीटा आर अपॉन आर साइन थीटा, जो कि हमें पता भी है, जहाँ पे के की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा है, तो हमारे लिए 2 पाई बाय लैम्डा बेसिकली बीटा का काम कर देगा। फिर बोल रखा है वर्टिकली इनफाइनाइटली सिंपली स्मॉल डायपोल इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस h। इस बार देखो इसको वर्टिकल प्लेस कर दिया, तो ये प्लेसिंग वगैरह मेरे ख्याल से अब आपको बहुत इजीली समझ में आना चाहिए। पूरा का पूरा प्लेसिंग वगैरह मैंने बहुत तरीके से आपको समझाया है कि कब क्या प्लेस होगा और कब क्या आपको समझना चाहिए। क्लियर, ये हो गया। ये नीचे दे रखा है इनफाइनाइट, तो ये कौन सा कंडक्टिंग प्लेन मानोगे, बोलो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक ही मानेंगे ना, मैग्नेटिक क्यों मानेंगे।
मैग्नेटिक का तो कोई लॉजिक ही नहीं, हमेशा हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टर ही मानना चाहिए। और जो जिसने क्वेश्चन बनाया ना उसको भी पता है कि मैग्नेटिक कंडक्टर जैसी कुछ चीज होती नहीं। तो अगर आप मैग्नेटिक कंडक्टर वाला पेज निकाल के और ये दलील दे रहे हो कि फेज चेंज हो जाना चाहिए, तो दैट इज समथिंग रॉन्ग। इस वजह से इस वाले क्वेश्चन पे मेरे पास अंकित सर का फोन भी आया था कि सर बच्चों का मैसेज आ रहा है कि 500 रुपये इसमें लगाना चाहते हैं। तो मैंने उनको मना करवाया कि कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को भी पैसे वापस मिलेंगे नहीं। तो इस पे बड़े उत्सुक थे सब लोग 500 रुपये लगाने के लिए कि लगा देते हैं इस पे 500 रुपये। तो मैंने उनको मना किया क्योंकि अ, एक दो जगह पे यूट्यूब पे लोगों ने बोल दिया था कि लगा दो 500 रुपये इस पे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो फिर मैंने मना किया था कि मत लगवाइए इस पे 500 रुपये, कोई फायदा नहीं। आपने भी हो सकता है लगाए हो 500 रुपये, तो रिटर्न नहीं मिला होगा कुछ भी। चलो इसकी इमेज बताना कहाँ पे बन जाएगी, क्या एच नीचे बन जाएगी इमेज? देखो कुछ क्वेश्चन सच में डिस्प्यूटेड होते हैं, जिसपे 500 रुपये हम लोग लगाते भी हैं उसके बाद भी आईटी उसको गलत मान के आंसर दे देता है, तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। बस जिनके एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर कट है वहां पे जनरली हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इमेज बताना ऊपर बनाए या नीचे? अब यही पॉइंट एक था जो आपको समझना था। ये प्लस वाली की इमेज कहाँ बन जाएगी इसकी? थोड़ी ऊपर यहाँ, और उस नेगेटिव के नीचे। तो बस ये चीज आपको एक पॉइंट समझने लायक था यहाँ। बस ये भी आपका आइडियल हो जाएगा। अब आपको दिख ही रहा है कि जब दोनों सेम फेज में है तो दोनों का एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल आल्सो बी ई टू द पावर जे जीरो, दिस विल आल्सो बी ई टू द पावर जे जीरो। बस ये एक पॉइंट था समझने में, है ना? अगर करंट वो जैसे हम लोग अपने क्वेश्चन में कंसीडर करते थे, अगर वैसी करंट दे देता तो पाई का फर्क आ जाता है ना। अगर यही चीज ऐसे प्लेस कर देता, जो कि हम लोग डेरिवेशंस वगैरह में पढ़ते हैं, तो पाई का फर्क आ जाएगा। ठीक है, बट इसने सीधा सीधा प्लेस कर दिया, तो इसका मतलब दोनों के बीच में जो प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट आना चाहिए वो 0 डिग्री आना चाहिए। इसके बाद मुझे नहीं लगता क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचा, देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ये गैप आपको एच मिल गया, इमेज जो हमने इसकी बना दी। अब क्वेश्चन में पूछ रखा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच फॉर विच द मैक्सिमा इन द फार फील्ड रेडिएशन पैटर्न अकर्स एट थीटा इक्वल टू 60। थीटा यहाँ पे कैसे डिफाइंड होता है, इस वाले फॉर्मूले की बात में करें। सपोज इफ आई टेक दिस फॉर्मूला ऑफ एरे फैक्टर, तो आपको पता होता है फॉर मैक्सिमम ई फील्ड, फॉर मैक्सिमम ई फील्ड आपका साई शुड बी मल्टीपल्स ऑफ प्लस माइनस 2n है ना। शायद ये आंसर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना साई की वैल्यू। तो इस वाले फॉर्मूले में जो भी साई अपना होता है अल्फा प्लस बीटा डी कॉस थीटा, इसमें आप बताओगे थीटा को आप क्या कंसिडर करते हो? एजीम्यूथल एंगल मेजर्ड फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो ये हम लोग मेजर करते हैं जो भी अपनी वर्टिकल एक्सिस है उससे वेक्टर ओपी की तरफ इन टॉप टू बॉटम फैशन। यहाँ पे थीटा वो नहीं होता जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज करते थे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा की डेफिनेशन होती थी एंगल बिटवीन वेक्टर ओपी एंड आर। ठीक है, और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन होगी मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव जेड एक्सिस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि डेरिवेशन ही ऐसा आ रहा था। तो जो भी वर्टिकल एक्सिस यहाँ पे दिख रही होगी उससे जो भी एंगल बनेगा वो थीटा अपने लिए हो जाएगा। और ये थीटा इसने क्वेश्चन में 60 डिग्री दे भी रखा है। तो देखो जिसको ये थोड़ा बहुत भी पता होगा ना, उसके लिए 2 लाइन का क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 डिग्री हो गई अल्फा की वैल्यू। ये हो गया आपका 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी की वैल्यू हो गई 2h कॉस 60 डिग्री इक्वल टू प्लस माइनस 2n। यही हो गया ना, चेक कर लीजिए। देखो पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई दोनों करंट एलिमेंट्स के बीच में, 2h हो गई। क्योंकि दोनों आपके हर्ट्जियन डाइपोल है तो आप इनको पॉइंट की तरह मान सकते हैं लगभग लगभग। तो दोनों के बीच की दूरी 2h हो गई। अब यहाँ से कैलकुलेट करो, किसी ने निकाला h की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, प्लस माइनस n लैम्डा। तो माइनस तो हटा ही देते हैं, सिर्फ रखते हैं n लैम्डा। n इक्वल टू 0 तो ले नहीं सकते, तो n की मिनिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी पॉसिबल, उस पे h की वैल्यू लैम्डा। तो क्या एक सिंगल हाइट ही अगर करेगी, नहीं। तो अगर एमएसक्यू का क्वेश्चन होगा तो लैम्डा भी सही होगा, 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 10 लैम्डा 100 लैम्डा सारे सही हो जाएंगे। समझ आ गया ना, समझ गए ये क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पे बताना,
चलो पहले ये नोट कर लो क्वेश्चन, फिर मैं आपको एक दूसरा सिनेरियो देता हूँ। तो ये था इस क्वेश्चन का सिंपल सा लॉजिक। अब इसमें क्वेश्चन में h की वैल्यू पूछा था। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूज करना चाहता तो पूछ लेता द डिस्टेंस बिटवीन द करंट एंड इट्स इमेज, तो आंसर कितना हो जाता? मिनिमम 2h, मतलब 2 लैम्डा। ठीक है। या अगर उसको और अच्छा क्वेश्चन बनाना होता तो आपसे पूछ लेता कि ये दे रखा है, ये जो भी दे रखा है मेंशन कर रखा है, इसमें आप बता दो कि करंट पैटर्न, सॉरी, रेडिएशन पैटर्न कैसे बनेगा। तो रेडिएशन पैटर्न कैसे बनेगा बना सकते हो? अभी नहीं बना सकते हो, क्योंकि अभी आपने एरे का रेडिएशन पैटर्न नहीं सीखा है। ठीक है। आपने लैम्डा बाई टू लेंथ के एक डाइपोल का बनाना सीखा है, मगर अगर दो डाइपोल लैम्डा बाई टू या 2 लैम्डा की दूरी पे हो तो आपने बनाना नहीं सीखा। समझ रहे हो इस बात को? दोनों में अंतर है। अगर मैं आपको आज की डेट में एक ऐसा डाइपोल दे दूं जिसकी लेंथ लैम्डा बाई टू, जिसकी लेंथ लैम्डा है, जिसकी 100 लैम्डा, 500 लैम्डा, उसका तो आप तुरंत बना दोगे प्लस माइनस वन प्लस माइनस एम लैम्डा बाई फोर करके, है ना, एम लैम्डा बाई एच करके, तो वो आप डायरेक्ट बना दोगे उसको। बट अगर वैसे ही दो डाइपोल्स कुछ दूरी पे मैं रख दूं तो क्या बनेगा नेट, वो अभी तक हमने नहीं सीखा। ठीक है, वही एक क्लास टॉपिक है जो अपना बचा हुआ। चलो इसी क्वेश्चन में मैं एक वेरिएशन आपके लिए कर देता हूँ। तो देखो एंटीना में ये बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें लगता है कि एंटीना बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। एंटीना में शायद ही ऐसा कोई टॉपिक होगा जो आपको समझने में दिक्कत हुई होगी या बिल्कुल ही ऊपर से निकल गया होगा। ऐसा कोई टॉपिक होगा नहीं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन का आंसर बता दो। भाई 60 डिग्री वगैरह मैं रख देता हूँ तो कंडक्टर। अब एक काम करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक काम करना है, एक बार ना इसको मैग्नेटिक कंडक्टर मान के भी कैलकुलेट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। मैग्नेटिक कंडक्टर मान के करोगे तो दोनों के बीच में पाई की गैपिंग आ जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेना, वैसे ऐसा क्वेश्चन कभी बनेगा नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली रियलाइजेबल चार्जेस नहीं होंगे। चलो ये आ गए हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट की, आप वैल्यू बता दो ताकि यहाँ पे ई मैक्स भी, सो दैट यू कैन गेट ई मैक्स। अब क्या होगा जब इसका आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, तो जब आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो ये बन गया आपका जेड एक्सिस। ठीक है, और इस बार अल्फा की वैल्यू कितनी लोगे, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पाई लेना है या माइनस पाई लेना है, क्या लेना है। तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कुछ ना कुछ करके, जैसे कल एक क्वेश्चन किया था ना हम लोगों ने, उसने बोला था ओरिजिन वाला लीड कर रहा है, कौन सा वाला लैग कर रहा है, ऐसा करके एक इन्फॉर्मेशन दे रखा था ना उसने। तो यहाँ पे ना हमें एक थॉट लेके चलना पड़ेगा कि हम कौन सा वाला लीड कराएंगे, कौन सा लैग कराएंगे। ये बन गई इसकी इमेज, प्लस की माइनस, माइनस की प्लस। ठीक है, ये इन दोनों की इमेज बन गई। अब जैसे इन दोनों की इमेज बनी, अब आप कैलकुलेशन कर दो, ये एच था तो ये भी एच हो जाएगा, ये एच था तो ये भी एच हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं मानता हूँ आई नॉट, तो मैं इसको मान सकता था आई नॉट पाई का फेस डिफरेंस डिफरेंस है ना, तो आप चाहो जे पाई इसको मान लो या जे पाई इसको मान सकते हो। बट हम लोग जो डेरिवेशन करते हैं जनरली हम लोग ऊपर वाले को लीड करता हुआ दिखाते हैं, तो बेटर है कि हम लोग अपने डेरिवेशन के थ्रू जाएं, बाकी क्वेश्चन में रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन का वेट करें। अदरवाइज वी विल वेट फॉर द रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन, और भी अगर कुछ नहीं दिया तो मिनिमम आंसर निकाल देंगे। मिनिमम का मतलब एक बार प्लस पाई रख के कैलकुलेट करेंगे, एक बार माइनस पाई, दोनों से जो मिनिमम आएगा वो आंसर हम टिक करके चले। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे। साई को आप जीरो करोगे, क्योंकि साई जब जीरो होगा तो जितनी फील्ड लाइंस वहां पे जाएंगी वो सब कोहेरेंट हो जाएंगे, तो सुपर पोजिशन में मैक्सिमम वैल्यू दे देंगे। तो ये अल्फा प्लस बीटा डी कॉस थीटा आपको मिलेगा। तो अल्फा की वैल्यू सपोज केस वन में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं पाई, सपोज हम लोग कंसिडर कर लेते हैं पाई। तो अल्फा की वैल्यू अगर आप पाई कंसिडर करते हैं तो बीटा डी कॉस थीटा कितना मिलेगा?
प्लस माइनस 2n पाई माइनस बीटा की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा पुट कर दो, थीटा 60, तो डी की वैल्यू बताना निकाल के यहाँ से कितनी आ रही है। डी इसकी 60 पुट कर देते हैं, 1/2, ये 4 हो गया, 62 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आई थिंक यू शुड गेट इट एज प्लस माइनस 2n माइनस, चेक कर लो जरा यही मिल रहा है क्या? आई थिंक यही आना चाहिए, चेक करिए और बताइए। बाई टू भी आ रहा है? बाई टू तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, एच के ये 2h आप लिखने के बाद बता रहे हो ना, एच की वैल्यू बता रहे हो ऐसा, डी इज इक्वल टू 2h लिखने के बाद बता रहे हो क्या? ठीक है, अगर एच लिखने के बाद बता रहे हो तो लैम्डा बाई टू आ जाना चाहिए। चलो ठीक है, हमने इसको लैम्डा बाई टू कर दिया, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि माइनस साइन का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि एन की वैल्यू 0 पुट करोगे, 1 2 पुट करोगे, नेगेटिव ही आता जाएगा, तो बेटर है कौन सा साइन ले ले, प्लस। तो आपने ले लिया 2n-1, ठीक है। एन की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 पुट करो तो एच कितना मिल रहा है आपको, लैम्डा बाई, समझ आ गया ना? इस केस में आंसर क्या होता है, लैम्डा बाई टू, जो कि इनिशियली ज्यादातर लोग आंसर इनिशियली दे रहे थे लैम्डा बाई टू। चलो एक केस टू भी डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हम लोग मान लेते हैं प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट को -पाई। तो अगर आप इसको -पाई मान के चलते हो तो आपको ये मिलेगा -पाई प्लस थीटा डी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2n पाई। तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि जो आपकी एच की वैल्यू आ रही है वो आ रही है लैम्डा बाई टू प्लस माइनस 2n+1। आपको पता है कि यहाँ पे माइनस का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि एन इक्वल टू 0 पुट करने पे आपको 1 मिलेगा, बट आपने एन की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो -2+1 से हमेशा नेगेटिव ही आता रहेगा आंसर। तो आपने लिखा लैम्डा बाई टू 2n+, यहाँ पे बताना एच की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 लैम्डा बाई टू आ जाएगी। जब आप एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा बाई टू, करेक्ट, ठीक है। तो बाय द वे अगर यहाँ पे 3 लैम्डा बाई टू आता है या कुछ और ऐसा फैक्टर आता है, तो हम दोनों ही केसेस में बता देते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आप चूज करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको डेटा ही ना दे कि पाई लेना है या -पाई लेना है, क्योंकि दोनों से आंसर सेम है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो, दोनों से आंसर कैलकुलेट कर लिया करो। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं अच्छी बात है, बराबर नहीं आते तो जो मिनिमम होगा उसको आप आंसर फिल करो। क्लियर ये सारा का सारा पॉइंट? चलिए अगले डिस्कशन पे। चलो अब देखते हैं रेडिएशन पैटर्न ऑफ टू एलिमेंट एंटीना एरे, ये कैसे बनता है। रेडिएशन पैटर्न ऑफ टू एलिमेंट एंटीना एरे, जनरली आपसे टू एलिमेंट का ही पूछता है, एन एलिमेंट के क्वेश्चंस जनरली नहीं आते, बट हम एन एलिमेंट वाला भी सीखेंगे। तो रेडिएशन पैटर्न हमको प्लॉट करना है टू एलिमेंट एंटीना एरे का। तो देखिए रेडिएशन पैटर्न प्लॉट प्लॉट करने का तरीका क्या होता है। सपोज मैं टू एलिमेंट एरे लेता हूँ जिसमें दो हर्ट्जियन डाइपोल आपके पास रखे हो। क्योंकि एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो सपोज ये दो हर्ट्जियन डाइपोल हमने ले लिया। अब ये हर्ट्जियन डाइपोल दो है, ठीक है। इनको मैं ऐसे बनाऊँ तो ज़्यादा विजुअलाइज होगा। ये देखो ये हर्ट्जियन डाइपोल हमने रखा हुआ है यहाँ, और एक हर्ट्जियन डाइपोल यहाँ पे रख दिया सपोज। ये दोनों आपके हर्ट्जियन डाइपोल है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग रखे हुए, ठीक है। दिस इज योर एक्स, और ये ओरिजिन मान, ये डीएल डीएल की लेंथ पे यहाँ पे जो भी आपकी सप्लाई लगी हुई सप्लाई हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हो यहाँ पे रेडिएशन पैटर्न कैसा बनेगा। आपने हर्ट्जियन डाइपोल का तो रेडिएशन पैटर्न बना ही रखा है, तो मैं बना रहा हूँ, आप बताना ठीक है यार कि इसका रेडिएशन पैटर्न ये, चेक करो। 90 डिग्री पे साइन थीटा के प्रोपोर्शनल आता था,
तो जो हम लोग रेडिएशन पैटर्न बनाते हैं तो इसका रेडिएशन पैटर्न ऐसा है, वो भी कौन सा, ई प्लेन पैटर्न। फिर इसको 360 डिग्री से आपको घुमाना भी है। ई प्लेन पैटर्न याद है ना सबको, इसका साइन थीटा आता था, तो आप बोलते थे कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे ये मैक्सिमम होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो वहां पे जो हम लोग थीटा वगैरह लेके चलते थे, मैं आपको रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ। अगेन हमारा ये होता था कि हम सपोज एक हर्ट्जियन डायपोल ऐसा लेके चल रहे हैं, तो हर्ट्जियन डायपोल के एक्सिस के लॉन्ग हमें रेडिएशन मिनिमम मिलता था, जो कि उस दौरान अपना जेड एक्सिस होता था। यहाँ पे ये जेड और ये डिफरेंट है क्योंकि प्लेसिंग हमने डिफरेंट कर दी। तो वहां पे बेसिकली हम क्या क्या बोलते थे कि जो हमारा आर्म है उसके लॉन्ग कभी भी रेडिएशन होता नहीं, रेडिएशन हमेशा होता था परपेंडिकुलर टू आर्म मैक्सिमम। तो ऐसा कुछ हमको मिलता था ई प्लेन पैटर्न। थोड़ा थोड़ा रिकॉल करो अगर याद आ रहा हो तो। याद आ रहा है कुछ कुछ ऐसा ई प्लेन पैटर्न जो छोटे छोटे सर्कल से आ जाते थे। तो ये हमारा मिलता था ई प्लेन पैटर्न। तो हम लोगों ने वहां पे डिस्कस भी किया था कि जब भी आपको हर्ट्जियन डायपोल का ई प्लेन पैटर्न बनाना होगा, तो कभी भी वो अपने आर्म के लॉन्ग रेडिएट नहीं कर पाता। अब देखो प्रॉब्लम यही होती है कि थीटा का हर जगह पे डेफिनेशन अलग अलग है, तो हमने इसीलिए उसको बहुत कैटेगराइज कर रखा है कि जब भी हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की, तो थीटा हमारा होगा एंगल बिटवीन द आर्म ऑफ द एंटीना एंड वेक्टर ओ। ठीक है, यहाँ पे अगर उस थीटा की आप बात करते हैं ना, तो वो थीटा हमारे लिए ये होता है, जो थीटा यहाँ वो कुछ ऐसा होता है शायद, ये, है ना, इस थीटा की। तो इस जब ये थीटा 90 होगा तब मैक्सिमम रेडिएशन होगा, जब ये थीटा 0 रह जाएगा तो मिनिमम रेडिएशन होगा। ऑल इन ऑल अगर आपको बॉटम लाइन याद करनी है तो इतना याद रखो कि कोई भी डाइपोल अपने आर्म्स के लॉन्ग रेडिएट नहीं करता। समझ गए ना इस बात को। अब इसके बाद इसको 360 से घुमाना भी है ना, अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे आप इसको क्या करते थे, 360 डिग्री से घुमाते थे, तो वैसे इसको भी 360 डिग्री से आपको रोटेट करके एक एप्पल शेप बनाना। यहाँ पे भी आपको सेम चीज करनी पड़ेगी। ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ। इसका रेडिएशन पैटर्न तो यहाँ बन गया ये भी मैं सिर्फ ई प्लेन पैटर्न बता रहा हूँ। बाकी अभी भी इसको घुमाना है आपको। अच्छा घुमाते कैसे, जो भी आपका ये एक्सिस होता है आर्म, आर्म के लॉन्ग हमेशा रोटेट करते हैं, तो यहाँ पे भी आप आर्म के लॉन्ग रोटेट करोगे ऐसा, तो नीचे भी एक एप्पल बनेगा, एक एप्पल ऊपर एक एप्पल नीचे। ये तो इंडिविजुअल रेडिएशन पैटर्न हो। तो इंडिविजुअल रेडिएशन पैटर्न में हमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना। इंडिविजुअल तो हमें पता है कि हर्ट्जियन डायपोल का इंडिविजुअल बनाना है तो आसानी से बना सकते हैं। बट अगर इन दोनों का कंबाइन करके रेडिएशन पैटर्न बनाएंगे, तो कंबाइन करने के बाद रेडिएशन पैटर्न कैसा दिखेगा, दैट इज समथिंग विच वी हैव टू कंसिडर इन दिस। समझ गए ना। ऑन द सिमिलर बेसिस लैम्डा बाई 2 का अगर केस होता, ये तो हमने हर्ट्जियन का केस देखा, ये तो हमने हर्ट्जियन का केस देखा, ठीक है। जिसमें कि चलो मैं लेंथ भी दिखा देता हूँ, ये डीएल डीएल की लेंथ हमने लगा रखी है। ये डीएल के लेंथ, ये डीएल के। सपोज अगर यही प्लेसिंग में कर देता आपके लिए हाफ वेव डाइपोल्स की, सेम तरीके से, मतलब उसमें बल्जिंग थोड़ी सी, बिल्कुल सर्कल नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा हम लोग उसको फ्लैट कर देंगे, ऐसे हम लोग डम्बल शेप थोड़ा सा कर देंगे एटलीस्ट ई प्लेन पर। बाकी पूरा तो फिर आपका वो घूम जाएगा 360 डिग्री से। ठीक है, तो ये एक्स, ये जेड बन गया, समझ गए। अब देखो यहाँ पे भी ये भी अपने आर्म के लॉन्ग करेगा नहीं, और मैंने आपको बताया था जब तक हाइट लैम्डा रहती है तब तक आपको सिर्फ दो ही लोब्स दिखती हैं। याद आ रहा है ना सबको। अगर मान लो जब तक हम लोग एंटीना की हाइट लैम्डा भी कर दें, तब तक हमें सिर्फ दो ही लोब्स दिखती थी वहां पे, अप टू लैम्डा बाई 2। तो ये लैम्डा बाई 2 अलग, ये लैम्डा बाई 2 अलग, ये दोनों अलग अलग हमने रखे हुए हैं। तो इनका रेडिएशन पैटर्न बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आर्म्स के लॉन्ग करेगा नहीं, और जो भी इसको रेडिएशन करना होगा दे विल डू अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द आर्क। सिमिलरली यहाँ पे भी ये भी अपना बना रहा होगा कुछ ऐसे, दो ही लोब्स बनेंगे यहाँ पे। समझ गए। तो यहाँ पे जो हमारा थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला थीटा कंसिडर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा क्या होता है, बिटवीन आर्म एंड वेक्टर ओपी। तो बेसिकली ये थीटा 90 रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला थीटा भी 90 रिप्रेजेंट करेगा, टॉप टू बॉटम दोनों डायरेक्शन, इधर से इधर या फिर इधर से। मेरे ख्याल से बेसिक चीज आप सब लोग बहुत इजीली समझ पा रहे कि कहाँ पे थीटा की डेफिनेशन क्या लेनी। दो ही फॉर्मूले, एक साई का फॉर्मूला एक फील्ड का फॉर्मूला। साई के फॉर्मूले में हमेशा टॉप टू बॉटम लेना वर्टिकल एक्सिस से, और इसमें आपका आर्म और वेक्टर ओपी के बीच में लेना,
है ना। चलिए, तो हम लोगों ने ये बना लिया। अब यहाँ पे भी चैलेंज यही है कि अगर इन दोनों की वजह से किसी पॉइंट पी पे बनाते तो हमें क्या नेट रेडिएशन पैटर्न मिलता। तो चलिए रेडिएशन पैटर्न, अच्छा इसमें भी आपको रोटेट करना पड़ेगा। आर्म के लॉन्ग इसको पूरा रोटेट करोगे, इसको भी रोटेट करो, फिर यहाँ पे भी एक आपका शेप बन के आ जाएगा, वही आपका अल्टीमेट रेडिएशन पैटर्न है। तो जनरली हम जब भी रेडिएशन पैटर्न बनाते हैं तो हमेशा यही मान के बनाते हैं कि हम ई प्लेन पैटर्न बना देते हैं, बाद में अगर उसको नेट रेडिएशन पैटर्न चाहिए तो हम उसको 360 डिग्री से अलोंग द आर्म रोटेट करके बता दें, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो अब मैं आपको कुछ केसेस बताता हूँ कि आप कैसे प्लॉट कर सकते हो रेडिएशन पैटर्न। रेडिएशन पैटर्न प्लॉट करने के लिए कोई सा भी केस अगर हम लोग कंसिडर करें तो देखो आपको ये चीज़ तो बिल्कुल श्योर होनी चाहिए कि अगर मैं नेट पैटर्न बनाना चाहता हूँ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑलवेज बी रिटन एज EUP into array factor. Can we write it like this? ऐसा हम लोग लिख पाते थे ना, ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ, सपोज मैंने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया ई नेट का, तो मैग्नीट्यूड तो अलग अलग भी लगा सकते हैं दोनों पे, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। चाहो तो इकट्ठा लगा दो, चाहो तो बराबर लगा दो। तो कहने का मतलब आ गया कि अगर आपको टोटल रेडिएशन पैटर्न चाहिए, रेडिएशन पैटर्न में अपने लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की तो है, तो हम यूनिट पैटर्न का रेडिएशन पैटर्न अलग बनाएंगे और एरे फैक्टर की प्लॉटिंग अलग कर लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मुझे एरे का रेडिएशन पैटर्न कैलकुलेट करना है तो ये एरे का रेडिएशन पैटर्न हो गया, दिस इज रेडिएशन पैटर्न ऑफ एरे। मल्टीप्लाई तो करना है इनको पोलर प्लेन में। ये हो गया रेडिएशन पैटर्न ऑफ सिंगल एलिमेंट, ये हो गया आपका रेडिएशन पैटर्न ऑफ सिंगल एलिमेंट। और ये आपका हो गया प्लॉट ऑफ एरे फैक्टर। सिंपल सा लॉजिक है। देखो एज लॉन्ग एज क्वेश्चन में आपके हर्ट्जियन डाइपोल का एरे देता है या हाफ वेव डाइपोल का देता है तो ये तो हमारे लिए चैलेंज है ही नहीं, ये तो हमें पता है कि कैसे बना। अगर हर्ट्जियन डाइपोल, दो हर्ट्जियन डाइपोल दे दी तो यूनिट पैटर्न बना रखा हुआ है, ये लो, ये यूनिट पैटर्न ही तो है, ये इसका, इन दोनों में से कोई भी एक यूनिट पैटर्न हम लोग पिक कर लेंगे। चैलेंज हमेशा क्या आएगा आपको, एरे फैक्टर की प्लॉटिंग। एरे फैक्टर क्या होता था, कल आपने देखा था, एरे फैक्टर वाज 2e टू द पावर j अल्फा बाय 2 cos psi बाय 2। ठीक है, तो मॉड ऑफ एरे फैक्टर कितना हो जाएगा, इट बिकम्स मॉड 2 cos psi बाय 2। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड थिंग। चलिए क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन करते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब देखो ये प्लॉटिंग वही है ना, आप प्लॉटिंग करके बना पाओगे नहीं बना पाओगे, ये कोई कह नहीं सकता कि प्लॉट उसने सही बनाया। या तो हर एक पॉइंट पे प्लॉटिंग करो या तो फिर सॉफ्टवेयर की मदद लो। तो हम एक जेनेरिक डायग्राम बनाएंगे। इस वजह से आपने देखा होगा कि रेडिएशन पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम में हार्डली एक आध बार पूछे, क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू जज द रेडिएशन पैटर्न या फिर वेवगाइड के अंदर के मॉडल पैटर्न्स को, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए जज करना। तो इसको तो हटा ही देना चाहिए सिलेबस से। इन a two element array structure, मेंस में तो यार ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जो उनको खुद नहीं पता होता है कि वो दे क्या रहा है। इसी बार का पेपर देख लो ना मैथ्स का, मेंस में मैथ्स का मैं पेपर सॉल्व कर रहा था, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरा दिमाग खराब हो गया, सॉल्यूशन तो रहता नहीं उसका। तो एक एक क्वेश्चन में बिल्कुल वाहियात वाहियात चीजें पूछ रखी, कुछ भी, अरे इतनी सारी चीजें मैथ्स में यार, ढंग की चीज कुछ पूछो। मतलब मेरे ख्याल से उन्होंने किसी कोचिंग के नोट्स उठाए होंगे और देखा होगा कि क्या क्या इन्होंने नहीं पढ़ा है, एग्जैक्टली वही वही छांट छांट के पूछा। आप चाहे तो क्वेश्चन देख लेना, जो जो चीजें हम लोग पढ़ाते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल छोड़ देते हैं कि मान लो अ, आपने पूरा पढ़ा दिया और उसके बाद आपने टू वेरिएबल
पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन। पार्शियल डेरिवेटिव में भी लोग बता देते हैं कि चलो ये वेव इक्वेशन हो जाएगी, ये वाटर इक्वेशन हो जाएगी, और ये पैराबोला हो जाएगा, ये एलिप्स हो जाएगा, ये बस इतना जनरली हम लोग इतना ही पढ़ के जाते हैं। उसमें फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव पूछा है, और वो भी किसी स्पेसिफिक फॉर्मूले से लगता है, मतलब आप उसको एलिमिनेट करके लगा नहीं सकते, और वो भी दो क्वेश्चन पूछा था उसने। तो या तो उसने सब्सक्रिप्शन लिया होगा पहले कि देखते हैं ये लोग क्या क्या पढ़ाते हैं, कोचिंग वगैरह के मटेरियल मंगाए होंगे, उसमें लगा वही सारा भर दो जो ये लोग नहीं पढ़ाते। फिर ऐसे तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, कोई पूरा पढ़ा नहीं सकता है, और स्कोप हमेशा रहेगा ही। आप हमेशा ऐसी चीजें ढूंढ लोगे जो नहीं पढ़ाई जाती, जो जनरली पॉपुलर नहीं होती। जी, ठीक है, चलो देखो। हालांकि ऐसा सिर्फ मैथ्स में हुआ था, बाकी सारे बहुत सारे क्वेश्चन तो क्लास नोट से आए हुए थे। जैसे सिग्नल सिस्टम में हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, e⁻²t स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा अगर एच टी दिया है। तो ये सब सिग्नल वगैरह के क्वेश्चन, ईएमटी वगैरह के क्वेश्चन तो डायरेक्ट नोट से आए हुए थे, विदाउट चेंज। कंटिन्यूटी क्वेश्चन पूछा था 5 नंबर में। मैथ्स में बस उसने उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे हुए थे। चलिए ये मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको एक एरे दे रखा है, ये, और ये एरे आपको दोनों के बीच में गैपिंग λ/2 दे रखी है। ठीक है। अच्छा, उसने ये बताया कि ये दोनों एलिमेंट्स हैं कौन से, इसके और इसके बारे में कुछ बताया है क्या? नहीं बताया, तो आप क्या ले लेना, हर्ट्जियन डाइपोल। इसको भी मैं ले लेता हूँ हर्ट्जियन डाइपोल, और इसको भी ले लेते हैं हर्ट्जियन डाइपोल। जब किसी क्वेश्चन में कुछ ना बोलो वैसे वो बोल के देगा क्वेश्चन में, बट अगर नहीं बोला हो तो आप हर्ट्जियन डाइपोल ले लें। ठीक है, बाकी इनके बीच की गैप कितनी दिख रही है आपको, λ/2। तो डी की वैल्यू आप कितनी ले लेंगे, λ/। ठीक है, दोनों के बीच में प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट जीरो है, तो प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट जीरो है, मतलब अल्फा की वैल्यू आप कितनी लोगे, क्लियर। मेरे ख्याल से और किसी डेटा की जरूरत है नहीं, बाकी कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमें पता है कि यूनिट पैटर्न इज नॉट गोइंग टू बी अ चैलेंज। तो अगर मुझे, इसको ग्रुप पैटर्न बोलते हैं, कभी कभी रेडिएशन पैटर्न या ग्रुप पैटर्न बोला जाता है। तो अगर मुझे ग्रुप पैटर्न की प्लॉटिंग करनी है, तो यूनिट पैटर्न इज नॉट अ चैलेंज। द थिंग इज कि हमें क्या पता होना चाहिए, इसका प्लॉट पता होना चाहिए। तो इसका प्लॉट बनाते हैं। व्हाट इज एरे फैक्टर? तो यू नो दैट मॉड ऑफ एरे फैक्टर इज नथिंग बट 2 cos psi/2। क्या यूनिट पैटर्न को कॉस और साइन कब लेते हैं, मतलब आर यू प्लस यूजर और स्पेशल क्लास यूजर? अल्फा प्लस बीटा डी कॉस। अल्फा की वैल्यू जीरो दे रखी, ये है λ/2 कॉस थीटा। तो साई आपको मिल जाना चाहिए पाई कॉस थीटा। यहाँ पे पुट करते हैं, इसको आराम से समझ लो, इसमें कुछ नहीं है, ये बिल्कुल फालतू की कैलकुलेशन है, बस करते रहो, थोड़ी देर आंसर आ जाएगा। स्पेशल क्लास हो तो यूट्यूब वाला सेशन देख लो। यूट्यूब में मैंने एंटीना एरे का एक सेशन लिया था, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यूनिट पैटर्न में कब कॉस लिया जाता है, कब साइन लिया जाता है। ठीक है, तो यूट्यूब पे डालना क्रिएट्रिक्स में जाके मैराथन सेशन ऑन एंटीना, तो वहाँ पे आपको ओरिएंटेशन के हिसाब से मैंने समझा रखा है। चलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम कैलकुलेशन करने में मॉड ऑफ एरे फैक्टर की? ठीक है, सब लोग कर पा रहे हैं। चलो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, स्टेप 1। स्टेप, ये हर जगह पे करना है, आंख बंद करके करते रहो, अपने आप बन जाएगा। पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम। जब भी पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा निकालनी हो तो आप अपने मॉड ऑफ एरे फैक्टर को पुट कर दीजिए। मॉड ऑफ एरे फैक्टर को आप पुट कर दो, या बेसिकली मैं साई में डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ।
क्योंकि एरे फैक्टर वाला लॉजिक तो हम देख चुके हैं। साई वैसे तो प्लस माइनस 2n पाई होता है ना, तो आप डायरेक्टली जीरो पुट करो, बाकी सारी वैल्यूज को हटा दो। तो आपने यहाँ पे साई की वैल्यू जीरो पुट कर दी। जब आप साई की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो साई आपने क्या कैलकुलेट किया था, देखो पाई कॉस थीटा, तो पाई कॉस थीटा मिला जीरो, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, पाई बाई टू एंड 3 पाई बाई 2। सारे एंगल्स कैलकुलेट कर लो जो 0 से 360 डिग्री के बीच में लाई कर। समझ गए ना? इसका तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर ये 90 आ गया है तो इसको बस 360 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, दूसरा एंगल अपने आप मिल जाए। तो आई थिंक पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया, सिर्फ आप साई को जीरो। चलिए स्टेप टू पे। स्टेप टू पे आ जाओ। स्टेप टू में हम लोग कैलकुलेट करते हैं पोजीशन ऑफ मैक्सिमास। पोजीशन ऑफ मैक्सिमास, ये प्रिंसिपल के अलावा भी दूसरे मैक्सिमास हो सकते हैं। इसमें साई की वैल्यू प्लस माइनस 2n पाई पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे साई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n पाई। समझ आया? तो जब आप साई की वैल्यू प्लस माइनस 2n पाई पुट कर रहे होगे तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू तो जीरो है, साई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, ये मिलेगा पाई कॉस थीटा प्लस माइनस 2n पाई। कॉस थीटा यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 2। अब एन की वैल्यू रखना स्टार्ट करो। एन की वैल्यू अगर आपने जीरो पुट की तो कॉस थीटा कितना मिल गया, प्लस माइनस जीरो, जो कि ऑलरेडी आप प्रिंसिपल मैक्सिमा में कैलकुलेट कर चुके हो। तो ये तो प्रिंसिपल मैक्सिमा का ही पार्ट हो। तो जनरली आप चाहो तो इसमें एन इक्वल टू जीरो रखना अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने किसके लिए पुट कर रखा है, तो ये प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए ऑलरेडी आपने यूज कर रखा है। तो सेकंड स्टेप में आप एन को डायरेक्टली 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप एन की वैल्यू 1 पुट करोगे, कॉस थीटा आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 2। आपको पता है कि ये एक इनवैलिड कैलकुलेशन है, क्योंकि कॉस थीटा -1 से 1 के बीच में जाता है। तो हमें पता चला कि इसमें सिर्फ प्रिंसिपल मैक्सिमा ही अकर कर रहा है 90 और 270 पे, बाकी और कोई मैक्सिमा अकर नहीं कर रहा उसके अलावा। समझ गए ना? स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में पोजीशन ऑफ मिनिमम। पोजीशन ऑफ मिनिमम, मिनिमम में कोई प्रिंसिपल और वो नहीं होता है, मिनिमम मिनिमम होता है। मिनिमा के लिए साई किसका मल्टीपल चाहिए, 2n+1 पाई बाई 2, इसी का तो मल्टीपल चाहिए। प्लस माइनस तो हमें लगाना ही चाहिए हर बार विदाउट फेल। तो ये मिला आपको पाई कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2n+1 पाई बाई 2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा मिलेगा प्लस माइनस 2n+1/2। एन की वैल्यू अगर हम लोग जीरो पुट करें तो कॉस थीटा आपको मिलेगा +-1/2। यहाँ से आंसर हमें कैलकुलेट करना था, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 की वजह से थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। इसके काउंटर पार्ट में 360 सब्ट्रैक्ट करो, 360। कॉस थीटा -1/2 का मतलब कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, है ना? कॉस 120 डिग्री विल गिव यू -1/2, और इसमें से भी 360 सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 240 डिग्री। सो आर यू गेटिंग दीज फोर वैल्यूज और नॉट? चेक करिए और बताइए। अरे इसमें मिनिमा की बात चल रही है ना, करेक्ट करो। तो साई/2 लिख दिया था ना हम लोगों ने। चलिए, तो n इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू मिली +-1। यहाँ से थीटा आपको मिलेगा 0 डिग्री एंड पाई, ऐसा। तो जीरो और पाई की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई मिनिमा की। एन की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो कॉस थीटा कितना मिल जाएगा, +-3, क्योंकि आपका एक इनवैलिड कैलकुलेशन हो। सो दिस बिकेम योर इनवैलिड कैलकुलेशन। देखो ये तो समझ पा रहे हो ना, साई/2 होगा ना पाई/2 का मल्टीपल, तभी तो कॉस जीरो होगा। इसका मतलब साई किसका मल्टीपल होना चाहिए, 2n+1 पाई का। और वैसे भी आपको यहीं से पता होना चाहिए कि एक में 2n पाई चाहिए, एक में 2n+1 पाई चाहिए। ठीक है, स्टेप 4 पे आते। स्टेप 4 होता है आपका हाफ पावर पॉइंट्स। स्टेप 4 इज कैलकुलेशन ऑफ हाफ पावर पॉइंट। जनरली इतनी सारी चीजें नीडेड होती हैं रेडिएशन पैटर्न बनाने के लिए। तो हाफ पावर पॉइंट्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो,
हाफ पावर पॉइंट होता है जहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एरे फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू रूट 2 टाइम्स, ठीक है। सो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एरे फैक्टर, ये हो जाएगा मॉड ऑफ 2 टाइम्स कॉस साई बाई 2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और ये मिलेगा 2/√2। चेक कर लो, ठीक है। तो यहाँ से मॉड ऑफ कॉस साई बाई 2 कितना हो जाएगा 1/√2। तो कॉस साई बाई 2 कितना मिलेगा आपको, ये बिल्कुल सिस्टमैटिक ऐसी कैलकुलेशन करनी रहती है और इसमें कुछ होता नहीं, प्लस माइनस 1/√2। सो व्हाट विल यू गेट फॉर साई बाई 2, यू विल गेट प्लस माइनस 2n+1 π/4, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साई, π/4 आएगा ना, 3π/4 5π/4, उस पर 1/√2 माइनस 1/√2 मिलता रहेगा। सो दिस बिकम्स प्लस माइनस 2n+1 π/2, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे आप, क्लियर। तो चाहो तो आप हाफ पावर पॉइंट के लिए ना ये वाला एक्सप्रेशन भी याद रख सकते हो डायरेक्टली, ओके। तो एक का हो गया प्लस माइनस 2n पाई, एक का हो गया प्लस माइनस 2n+1 पाई, और हाफ पावर पॉइंट का हो गया प्लस माइनस 2n+1 π/2। चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं याद रखना चाहो तो डेराइव कर लेना। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग n=0, अच्छा इसकी वैल्यू भी तो पुट करनी, अब साई की वैल्यू पुट कर दो, तो साई विल बिकम पाई कॉस थीटा इक्वल प्लस माइनस 2n+1 π/2। तो बेसिकली इसके पहले जो आपने कैलकुलेशन की थी ना, वो आपने हाफ पावर पॉइंट की कर ली थी। कॉस थीटा यहाँ से मिलेगा आपको प्लस माइनस 2n+1/2। आपको पता है जब आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कॉस थीटा की दो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, 1/2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी -1/2। यहाँ से थीटा की दो वैल्यूज आपको मिलनी चाहिए 60 डिग्री और 300 डिग्री, और यहाँ से थीटा की दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, वन विल बी 120 डिग्री एंड 240 डिग्री। समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, n=1 आप रखोगे यहाँ, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3/2। इसके आगे कैलकुलेशन ले नहीं जा सकते क्योंकि कैलकुलेशन आपकी यहीं पे फिनिश हो जाएगी। इतने सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करने के बाद अब आप जाके एरे फैक्टर को प्लॉट करना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए प्लॉटिंग करें एरे फैक्टर की, ठीक है। चलो, तो एरे फैक्टर अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो देखो एरे फैक्टर कितना आता है, साई की बात नहीं कर रहे हम, एरे फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो एरे फैक्टर आपको मिलता मॉड 2 cos π/2 cos थीटा, यही होता ना एरे फैक्टर। चेक कर लो, देखो क्या ये चीज जो भी दे रखी है थीटा का फंक्शन है, यस। अगर मान लो मैं इसमें थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा, तो जब भी आप थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करते कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब जो आपका ग्राफ आएगा विल बी सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लाइन। जो भी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लाइन होगी उसके सिमेट्रिकल हमेशा है। एक छोटा सा पॉइंट आप चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं चाहो तो फिर आपने वैल्यू तो वैसे भी कैलकुलेट करी रखी। चलो पैटर्न की प्लॉटिंग करते हैं। तो पैटर्न की प्लॉटिंग मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ, ये देखिए, ये है पैटर्न की प्लॉटिंग। अब देखो थीटा के हिसाब से चेंज हो जाएंगी चीजें। अगर आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करते हो, ठीक है, अगर आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करते हो तो पैटर्न कुछ और दिखेगा, और अगर आप थीटा कहीं और से स्टार्ट करते हैं तो पैटर्न कुछ और दिखेगा। तो इसमें ऐसा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मत याद करो, थीटा के रिस्पेक्ट में हमेशा कैलकुलेशन किया करो। इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए हमको पता है, देखो मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 90 और 270 पे मैक्सिमम आ रहा है ना। 90 और 270 पे मैक्सिमम कर देते हैं, 0 π/2 π/3 ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आपके मिल गए मैक्सिमम, समझ गए ना सब लोग। मिनिमम वाले पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री पे। तो मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ, आप देखना इस बात को आराम से, कि आप ऐसा सोच सकते हो ना कि यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल और उसकी रेडियस 0, तो वो कहाँ पे कट करेगा, इसी पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे। एक बड़ा सा सर्कल है
और वो कौन कौन से पॉइंट्स पे कट करेगा वो पॉइंट कर ले, जैसे हम लोग नाइक्विस्ट में करते हैं पोलर प्लॉट जैसे। फिर देखो हमें 60 डिग्री पे पता है कि मैक्सिमम का 1/√2 आना चाहिए। तो अगर आप 60 डिग्री की एक लाइन खींचो, 60 डिग्री की एक लाइन खींचो और यहाँ पे 1/√2 रेडियस का सर्कल बना दो। तो ये 1/√2 का सर्कल और ये 60 डिग्री, तो ये पॉइंट अपने काम का पॉइंट होगा। समझ आ रहा है? फिर आप थोड़ा सा एंगल बढ़ाओगे, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो मैग्नीट्यूड चेंज होते ही सर्कल की डायरेक्शन चेंज होगी और ये आपका कुछ ऐसा है। तो हर एक पॉइंट को, ये प्लॉटिंग मैं आपको सिखाता हूँ थोड़ी देर में, कि हर एक पॉइंट की को आप डायरेक्टली वैल्यूज डाल के भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो दो तरीके मैं आपको समझाऊंगा, पहले ये वाला तरीका सीखते हैं। इस वाले तरीके में देखो मैक्सिमम अगर कर रहा है पाई/2 पे, 3 पाई/2 पे मिनिमम, मतलब एग्जैक्टली थीटा इक्वल टू 0 पे मिनिमम होना चाहिए। बीच में कहीं 60 डिग्री के अराउंड इसका जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो इंटरमीडिएट होना चाहिए, इन बिटवीन होना चाहिए। तो मैं ये चार लाइन्स भी बना देता हूँ आपके लिए, 60, 120, 300, 240, ऐसा कुछ। तो ये मैंने लाइन्स भी बना, इसको थोड़ा और मुझे क्लोज बनाना चाहिए, इसको थोड़ा क्लोज बनाता हूँ ताकि पैटर्न में सही से दिखा सकूँ। देखो अब यहाँ पे मिनिमा है, यहाँ पे मैक्सिमा है, तो जो पैटर्न आएगा ना वो कुछ ऐसा, और ये पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स हो रहा है मैग्नीट्यूड, और ये मैक्सिमम वाला पॉइंट। समझ गए सब लोग? ऐसा कुछ पैटर्न आपको मिलना चाहिए। तो 90 डिग्री पे रेडिएशन मैक्सिमम हो रहा है, 90 डिग्री पे रेडिएशन आपका मैक्सिमम हो रहा है, ऐसा कुछ समझ लो। तो देखो ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लाइन के अबाउट सिमेट्रिक भी है, यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू मान लेता हूँ 1, तो यहाँ पे ये रेडियस कितनी होती है 1/, यहाँ पे ये कितनी होती है 1/, ऐसा। सो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, कि अगर थीटा आप यहाँ से स्टार्ट करते तो इन दोनों पॉइंट्स पे आपको नल दिखाना था, और थीटा इक्वल टू पाई/2 पे आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड शो करना कर दिया सब लोगों ने। बट अभी ये फाइनल पैटर्न नहीं, फाइनल पैटर्न बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बोलो। अगर आपको फाइनल पैटर्न बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं नहीं, अभी तो ई प्लेन पैटर्न नहीं चल रहा है ना, रोटेट तो सबसे लास्ट है। अभी तो आपने सिर्फ एरे फैक्टर की प्लॉटिंग की। ये प्लॉटिंग किसकी थी? दिस प्लॉटिंग वाज प्लॉटिंग ऑफ एरे फैक्टर। तो फाइनल पैटर्न बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये थीटा और ऐसा कुछ। तो आप मुझे बताएंगे कि अगर हर्ट्जियन डाइपोल होता तो हर्ट्जियन डाइपोल कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम रेडिएशन शो करता? अगर मान लो हर्ट्जियन डाइपोल होता तो हर्ट्जियन डाइपोल कौन कौन से थीटा पे मैक्सिमम रेडिएशन शो करता? थीटा इक्वल टू पाई/2 एंड 3 पाई/2। ये देखो, दिख रहा है सबको? चेक कर लो, चेक कर लो और चेक करके बताओ। ये पिछला वाला तो हम लोगों ने ठीक बनाया था, और चेक कर लेते हैं। 90 एंड 270 पे आ रहा था प्रिंसिपल मैक्सिमम, साई हम लोगों ने ठीक कैलकुलेट किया था। और एरे फैक्टर का मैक्सिमम आ रहा था आपका 90 पे, और ऐसा कुछ है। ठीक, ठीक है, ठीक है, चलो। तो देखो ये आप यहाँ पे प्लॉट कर, समझना इस बात को ध्यान से। अब देखो दोनों के बीच में कॉमन रीजन आपको ये दिख रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करोगे,
कॉमन रीजन लोगे ना, तो आपको जो फाइनल पैटर्न दिखना चाहिए वो ऐसा दिखना चाहिए। दिस इज योर रेडिएशन पैटर्न ऑफ दीज टू एलिमेंट्स। समझ आ गया ना कि आपने कॉमन रीजन बाहर निकाला। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये बना है। अब एक बात मेरी बताना आप यहाँ पे फाइनली, ये तो केस वन ले लेते हैं सपोज, ठीक है। एक केस मैं आपको और दे देता हूँ, उसका भी इमीडिएटली बता दूं। और देखो यहाँ से आपको अंदाजा पता भी चलेगा कि जो फॉर्मुलेज मैंने आपको या जो थीटा की वैल्यूज बताई ना, उसमें कितनी क्लैरिटी है और कितनी क्लैरिटी से हमने उसको पढ़ा। हर्ट्जियन डायपोल को मैंने ऐसे लोकेट कर दिया, और इनके बीच की गैपिंग अभी भी आपको मैं लैम्डा बाई 2 ही दे, क्योंकि ये तो पॉइंट के बराबर होंगे तो ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब मुझे बताना, बहुत ध्यान से सोच समझ के बताना, जो एरे फैक्टर में थीटा यूज हो रहा है, उसके थीटा और इस थीटा में कोई फर्क आया? समझो इस बात, एरे फैक्टर वाले थीटा में कोई फर्क आएगा? एरे फैक्टर में तो यही थीटा यूज होता है, सोच समझ के बताओ जल्दी। जो एरे फैक्टर वाली कैलकुलेशन होगी, एरे फैक्टर में क्या आ रहा है, साई, साई में जो थीटा आ रहा है उसमें इस डायग्राम और इस डायग्राम में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। बट जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वाला थीटा था उसमें उसमें चेंज आता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप एग्जाम में अभी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब इसमें से देखो कौन सा पैटर्न चेंज होगा। एरे फैक्टर में कोई परिवर्तन होने वाला है, समझ रहे हो इस बात को? बट अब हर्ट्जियन डाइपोल वाला जो होगा ना वो ऐसा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो एंटीना की प्लेसिंग के हिसाब से ना ये पैटर्न्स भी चेंज हो जाए। तो ये भी बड़ा मैटर करेगा कि एंटीना आपने रखा कैसा। इसमें ये पैटर्न आपको दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपने प्लॉट कर रखा है, ये आपने एफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा की, सॉरी कॉस थीटा की प्लॉटिंग कर रखी है। मेरी बात शायद आप समझ पा रहे हो। ये जो आपने प्लॉट कर रखा है, ये आपने एफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लॉट कर रखा है। इंडिविजुअल पैटर्न की बात मैं कर रहा हूँ, इफ यू रिकॉल दिस, है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने ऐसे प्लेसिंग करी, तो जो आपका एंगल बनेगा बिटवीन आर्म एंड वेक्टर ओपी, वो कौन सा एंगल बनेगा? देखो ये, इन दैट केस अगर एंटीना आपने ऐसा रखा होगा, समझ गए ना, तो ये फील्ड में रिफ्लेक्ट होगा, और यहाँ पर फील्ड में भी यही रिफ्लेक्ट होगा, एंगल बिटवीन आर्म एंड दिस, तो यहाँ पे ये फील्ड में सेम थीटा रिफ्लेक्ट। समझ में आ रहा है? इसको ऊपर से जा रहा है, आ रहा है समझ में ना। तो बेसिक चीज क्या याद रखना, फील्ड में थीटा की डेफिनेशन अलग है, साई में थीटा की डेफिनेशन अलग है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुली इस चीज को एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये दो रेडिएशन पैटर्न। अगर एंटीना आपके कैसे प्लेस है, अब देखो आप यहीं पे एंटीना की प्लेसिंग भी दिखा सकते हो। ये देखिए, ये रहे आपके एंटीना, और ये रहे आपके एंटीना। ऐसे कर दोगे तो रेडिएशन पैटर्न कुछ और मिलेगा, ऐसे कर दोगे तो पैटर्न ऐसा मिलेगा। समझ आया? तो एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में ये मत समझो कि आपको कोई फॉर्मूला लगा के रेडिएशन पैटर्न निकालना है। मतलब मुझे अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो मैं तो यही करूंगा कि मैं हर्ट्जियन डाइपोल की प्लेसिंग ऐसे कर दूंगा और ऑप्शन दूंगा ऐसा, तो सब लोग इसी ऑप्शन पे टिक करेंगे, क्योंकि सब लोग रट के जाते हैं कि अगर दो हर्ट्जियन डाइपोल लैम्डा बाई 2 की दूरी पे हो तो चार ऐसी लूप्स बना देना। इसका कोई लॉजिक ही नहीं रटने का, क्योंकि इसका कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। ये तो बहुत ही डिपेंडेंट क्वांटिटी है। थीटा का मैं एक्सिस चेंज कर दूंगा, रेडिएशन पैटर्न कुछ और हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट? समझ रहे हो ना सब लोग इस बात? एक बड़ा ही क्रूशियल पॉइंट है ये। अब बाकी और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। तो बॉटम लाइन आज आज की क्लास में आप क्या लेके जाओगे, जो मैं कल की क्लास से रिपीट कर रहा हूँ, कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाला थीटा और साई वाला थीटा अलग अलग समझ पा रहे हो तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं।
रही बात रेडिएशन पैटर्न बनाने की, तो रेडिएशन पैटर्न बनाने में कुछ बड़ी बात नहीं है, ये तो बस एक मैकेनिकल सी कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन लो करते जाओ, आप अपना एरे फैक्टर बना लो। एरे फैक्टर हमेशा बना के रखो साइड में। अब उसके बाद आप देख लो कि आपका एंटीना कैसा प्लेस्ड है, उसके हिसाब से आप अपना एफ थीटा निकाल लो। यहाँ पे एंटीना की प्लेसिंग करोगे तो बीटा डीएल साइन थीटा थोड़ी आएगा, फिर बीटा डीएल कॉस थीटा ही आना है, और कॉस थीटा का डायग्राम हमने ठीक ही बनाया। दिस इज नॉट रॉन्ग। थीटा आपका 90 डिग्री पे इस केस में अगर आप देखोगे तो उस हिसाब से हम लोगों ने जो भी ये कैलकुलेशन कर रखी है वो कैलकुलेशन ठीक कर रखी है, क्योंकि ये फील्ड का थीटा है ना। फील्ड का थीटा कुछ और होता है, बेसिकली ये हमारे लिए फील्ड का थीटा की तरह काम करेगा, दिस अल्फा। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पे हमेशा क्या करेंगे, हमेशा एरे फैक्टर की कैलकुलेशन करिए और फील्ड को अलग से प्लॉट करो। एरे फैक्टर की कैलकुलेशन करो, फील्ड को अलग से प्लॉट करो। चलो फिर टाइम हो गया, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस में करवाऊंगा। अभी कम से कम ऐसे 5-6 केसेस हमें डिस्कस करने, तो तब तक करते करते हमें आदत पड़ जाएगी, और फिर मैं आपको एन एलिमेंट का भी एक पैटर्न बता दूंगा। तो कल की क्लास में अपना पूरा का पूरा एंटीना ऑलमोस्ट फिनिश हो जाना चाहिए। तो चलो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। वैसे इस पे क्वेश्चंस आने नहीं चाहिए, बट अगर आते हैं तो ऐसे ही घुमा फिरा के कुछ कुछ पूछेगा।